हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि इन्फ्लेशन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है कि नहीं होती। इसके दो डिफरेंट व्यूज़ हैं, दोनों के दोनों डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ ग्रेट कंट्रोवर्सी अमंग द इकोनॉमिस्ट एज टू वेदर इन्फ्लेशन हैज़ फेवरेबल और अनफेवरेबल इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि भाई इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से क्या हमारा कंट्री, हमारा मुल्क तरक्की करता है या नहीं करता है। ये दो डिफरेंट व्यूज़ हैं। कौन कौन से व्यूज़ हैं डिस्कस करेंगे। सम इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट इन्फ्लेशन इज नेसेसरी स्टिमुलेंट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। कुछ मानते हैं कि इन्फ्लेशन होना बहुत ज़रूरी है और ये एक स्टिमुलेंट है जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ऑन द अदर हैंड सम बिलीव दैट इन्फ्लेशन स्लोज डाउन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इज देयरफॉर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कुछ लोगों का मानना है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो जाती है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए या पूरे कंट्री के लिए सही नहीं है। तो दोनों पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा इन्फ्लेशन प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कुछ इकोनॉमिस्ट जो कहते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, ऐसा क्यों होता है वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला, इंक्रीज इन प्रोडक्शन पॉइंट। It creates an optimistic atmosphere in the country that provides necessary inducement to invest। तो जो लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन से देश की, मुल्क की तरक्की होती है, वो ये मानते हैं कि जब भी इन्फ्लेशन होती है इससे ऑप्टिमिज्म फैलता है, आशावादी नज़रिया फैलता है। मतलब हम काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं कि भाई आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा होगा, प्राइजेस बहुत बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी अच्छी जाएगी, सब कुछ अच्छा जाएगा। ठीक है, तो इस एटमॉस्फेयर में जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो इनकम भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। इंक्रीज्ड इनकम लीड्स टू मोर डिमांड। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, एंड हेंस मोर प्रोडक्शन। तो जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फर्दर प्रोडक्शन बढ़ेगी। दस इन्फ्लेशन प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। सेकेंड पॉइंट जो इसको सपोर्ट करता है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब जब भी इन्फ्लेशन होती है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। कैसे? इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट्स इनकम इन फेवर ऑफ those sections of the society having high propensity to save, that is traders, industrialists etc। कुछ लोग कहते हैं कि जब भी इन्फ्लेशन आती है तो इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ हाथ में से पैसा निकल के दूसरे हाथों में चले जाता है। किसके हाथों में चले जाता है? जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। एज अ रिजल्ट देयर इज मोर सेविंग इन द कंट्री। तो होता क्या है, कंट्री में सेविंग ज़्यादा होती है क्योंकि पैसा सारा अमीरों के पास चला जाता है, गरीबों से निकल के। मोर सेविंग लीड्स टू मोर इन्वेस्टमेंट। उनके पास जितनी ज़्यादा पैसे होंगे उतना ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, विच इज़ एसेंशियल फॉर द रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। क्योंकि गरीब बंदा तो इन्वेस्ट करता नहीं। उनका ये मानना है कि जब महंगाई हो जाती है तो जिनका सामान महंगा बिकेगा उन्हीं फैक्ट्रियों के या मालिकों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा और उनके पास सेविंग ज़्यादा होंगी तो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, जिससे देश तरक्की करेगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इन्फ्लेशन रिजल्ट्स इन फोर्स सेविंग इन द कंट्री। इन्फ्लेशन की वजह से लोगों को ज़बरदस्ती पैसे सेव करने पड़ते हैं क्योंकि कई लोग कुछ खरीद ही नहीं पाते, इतनी महंगाई हो जाती है। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्राइजेज लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू कंज्यूम मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो जब प्राइस बढ़ जाता है तो ज़्यादा लोग अपना पैसा खर्च ही नहीं पाते। हेंस रियल कंजम्पशन गोज डाउन। कंजम्पशन, जो रियल कंजम्पशन है वो नीचे गिर जाती है और रियल सेविंग्स बढ़ जाती है। दिस इंक्रीज इन सेविंग कैन बी यूज फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। खुद सोचो, जब वो सेविंग ज़्यादा करेंगे और उनके पैसे बैंकों में पड़े रहेंगे क्योंकि वो कुछ खर्च ही नहीं पा रहे, तो बैंक आगे उसी पैसे को इस्तेमाल करेगा, क्रेडिट करेक्शन करके किसी और को लोन देगा, जिससे कि कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सेल्फ लिक्विडेटिंग। फाइनेंसिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सेल्फ लिक्विडेटिंग। इट इज़ सो बिकॉज द फाइनेंशियल resources used for economic development lead to increase in the money supply, but at the same time there is increase in the production capacity। मतलब जो इन्फ्लेशन है वो सेल्फ लिक्विडेटिंग होती है, अपने आप को खुद ही एडजस्ट करती है। कैसे? इट इज़ सो बिकॉज फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पैसा सरकार इस्तेमाल कर रही है उससे मनी सप्लाई बढ़ती है, और मनी सप्लाई के बढ़ने से पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो फर्दर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी लीड्स टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड हेंस टू इंक्रीज नेशनल इनकम। बेसिकली ये कहता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आता है इन्फ्लेशन की वजह से, ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, आउट ऑफ दिस इंक्रीज नेशनल इनकम, रीपेमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी मेड। आउट ऑफ दिस इंक्रीज नेशनल इनकम, जो भी हमारी नेशनल इनकम बढ़ी है वो एक टाइप का
वो रीपेमेंट है। किसका रीपेमेंट है? जो फालतू का मनी सप्लाई इकोनॉमी में आया था उसी को एक टाइप का रीपे कर रही है। रीपे करना का मतलब ये है कि उसको जस्टिफाई कर रही है। समझ गए बात? तो ज़्यादा पैसा आना भी इकोनॉमी के लिए काफ़ी ठीक रहता है। ये व्यू कहता है। अगला व्यू जो है वो डिफरेंट है, वो कहता है ज़्यादा पैसा खराब है। ठीक है, तो मैं दोनों व्यूज़ डिस्कस कर रहा हूँ। मोबिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, इसमें क्या है? प्रोडक्टिव रिसोर्सेज रिमेन्स पैसिव इन अंडर डेवलप कंट्रीज। अंडर डेवलप कंट्रीज में जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किए जाते। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़ पीपल हैव टेंडेंसी टू होल्ड देयर सेविंग। क्योंकि अंडर डेवलप कंट्रीज में बैंकिंग फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होती, लोग अपने घर में ही होल्ड कर लेते हैं और बैंकों में पैसे नहीं डालते। व्हेन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज एनलार्ज in the wake of inflation, then hoardings are taken out for the productive activities। तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन होगी, प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होगा, नए नए बिजनेसेस खोलने में फ़ायदा होगा, तो वो लोग जो घरों में पैसा जोड़ते हैं वो भी अपना कोई छोटा मोटा काम करेंगे। वो होर्डिंग्स को भी कोई प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की जगह मिल जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेलेरेट्स, और इसी वजह से जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मगर अब जो दूसरा व्यू है वो ये कहता है कि इन्फ्लेशन रिस्ट्रिक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। कैसे नहीं होती? फर्स्ट पॉइंट, अनसर्टेनिटी। इन्फ्लेशन पुशेज अप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेबरर्स डिमांड हाई वेजेस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट। तो जैसे जैसे वो इन्फ्लेशन आती है अनसर्टेनिटी फैलती है। कैसे? इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि लेबरर्स कहते हैं कि अब हमारा इस तनख्वाह में तो गुजारा नहीं होता, हमें और तनख्वाह दो। तो वो और तनख्वाह मांगते हैं, मगर वो उनके मालिक उनको तनख्वाह ज़्यादा नहीं देते, तो वो स्ट्राइक करते हैं, मुजाहरा करते हैं, इसको कह देते हैं हड़तालें भी कर लेते हैं। ठीक है, देयर आर फ्लक्चुएशंस इन द डिमांड एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स। जो डिमांड फॉर गुड्स है वो भी ऊपर नीचे होती रहती है, प्राइसेस भी ऊपर नीचे होती रहती है। इट इम्पार्ट्स एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द इकॉनमी। इसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से इकॉनमी में डिमांड चेंज हो रही है, प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, सब कुछ उथल पुथल हो रहा है, अनसर्टेनिटी आ रही है। कॉन्सिक्वेंटली अनसर्टेनिटी होती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी हो ही नहीं पाती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्स इफेक्ट ऑन सेविंग्स। तो लोग तो सेव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी फॉल्स ड्यू टू इन्फ्लेशन। जो मनी से आप पहले परचेज कर पा रहे थे अब तो उससे कम ही परचेज कर पाओगे क्योंकि महंगाई हो गई है। हेंस द रियल वैल्यू ऑफ सेविंग्स अफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी गोज डाउन। सिंपल वर्ड्स में, जो आप सेविंग्स करते थे वो पहले से आपकी कम हो जाएंगी। क्यों होंगी? क्योंकि सारा पैसा तो आपको खर्च ही हो गया। इट सर्व्स एज अ डिसइंसेंटिव टू सेव। अब आप सेव क्यों करोगे? अब आप कहोगे घर का खर्चा तो चलता नहीं है, सेविंग को क्या पैसे रखने, बच्चों की फीसें देनी है, सिलेंडर लेना है, पेट्रोल डलाना है, डीजल डलाना है, सब कुछ डलाना है, सब कुछ इतना महंगा है। तो सेविंग्स को डिस्करेज करता है। और किसी भी कंट्री में सेविंग डिस्करेज हो तो कभी भी देश तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि वही सेविंग तो बैंकों में जाके आगे इन्वेस्टमेंट कराएगी। नेक्स्ट है अनजस्ट। बहुत अनजस्ट है, जस्टिस नहीं है। किसके साथ? इन्फ्लेशन इज अनजस्ट। अंडर इट्स इम्पैक्ट रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर, एडवर्सली अफेक्टिंग द सोशल वेलफेयर। इससे सोशल वेलफेयर बहुत बुरी तरह असरदार होती है। जो अमीर होते हैं उनका सामान महंगा बिकता है, वो और अमीर होते रहते हैं, और जो गरीब हैं उनके पास पैसे ही नहीं बच पाते क्योंकि सारा उनका पैसा खर्च हो जाता है। इवन वो सेविंग नहीं कर पाते। ठीक है, इवन इफ नेशनल इनकम इंक्रीजेज ड्यू टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से नेशनल इनकम तो बढ़ती है, इट ओनली एड्स टू द स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट द पुअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। स्ट्रेटा होता है ग्रुप। तो जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता रहता है और जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होता रहता है। क्यों? उनका अमीरों का सामान सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उन्हीं के पास हैं, तो उनका सामान महंगा बिकता है। जो हमारे जैसा गरीब बंदा है या मिडिल क्लास है वो सामान खरीदना ही उसने, बनाना तो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ तो है नहीं हमारी, तो हमारे पास पैसा बचता ही नहीं है। तो गरीबों के साथ बहुत ज़्यादा अनजस्टिस है, जुल्म है, इनजस्टिस, सॉरी अनजस्टिस नहीं, अनजस्ट कह सकते हो। इंक्रीज इन कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, बेसिकली शो ऑफ वाली कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, पीपल हुज इनकम राइजेज ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन स्क्वेंडर इट अवे ऑन कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। जो शो ऑफ वाली चीज़ें होती हैं, जो फुकरी मारने के लिए होती हैं, जो दूसरों से अपने आप को बढ़िया दिखाने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे आईफोन खरीद लेंगे, बड़ी बड़ी कारें खरीद लेंगे, महंगी महंगी 5-5 लाख की घड़ियाँ खरीद लेंगे। ठीक है, इससे स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़, होर्डिंग और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं की जाती। बेसिकली स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, होर्डिंग बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा होर्डिंग मार्केट में बढ़ेगी, जमाखोरी बढ़ेगी, उतना मार्केट में सप्लाई रुक जाएगी, उससे प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, इट लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एडवर्सली अफेक्टिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे जो रिसोर्सेज देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल हो सकते थे वो फ्यू हैंड्स में चले गए। पिछले 20-30 साल से देख लो, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये भी मैं पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब भी महंगाई होती है, आप बाहर से चाइना से सस्ता सामान मंगाओगे तो इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे, और जो लोग हमारे एक्सपोर्टर्स बाहर एक्सपोर्ट करते थे
वो कहते थे अब बाहर जाके क्यों बेचें, घर में ही बेचते हैं, इतना पैसा आ जाता है। तो जो एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करते थे, जो बाहर से 2-4 डॉलर आ जाते थे, वो भी बंद हो जाएंगे और उल्टा हम बाहर डॉलर खर्चने लग जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें हमें सस्ती मिलती हैं बाहर से वो मंगवाएंगे। इन्फ्लेशन एनकरेजेस इम्पोर्ट्स एंड डिस्करेजेस एक्सपोर्ट। इंपोर्ट को एनकरेज करता है, एक्सपोर्ट को डिस्करेज करता है। प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल जो है वो राइज हो जाते हैं। प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स, बाहर से जो कैपिटल गुड्स जो इंपोर्टेड है और रॉ मटेरियल है उसके प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एज अ रिजल्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट बिकम्स एडवर्स। मतलब इंपोर्टेड चीज़ें बाहर से ज़्यादा मंगाओगे तो उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो जाएगी। देयर डेवलप्स एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी खत्म हो जाती है। अब जैसे जो श्रीलंका है आपको पता ही है उसकी क्या हालत होगी। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब की बात कर रहा हूँ। अब अगर आप 20 साल के बाद यूट्यूब खोलोगे तो मुझे गालियाँ मत निकालना, ये अभी मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। श्रीलंका की हालत बहुत ख़राब है। एडवर्सली अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, तो इससे सारा पैसा बाहर चला जाता है, बाहर से कोई पैसा आता नहीं है या कम हो जाता है, तो फॉरेन करेंसी तो सारी खत्म होगी ना। इसकी वजह से जो डिसइक्विलिब्रियम में बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हो जाता है इन्फ्लेशन की वजह से, जिसकी वजह से देश की ऐसी की तैसी। नेक्स्ट आ जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट वंस इट टेक्स प्लेस देयर इज नो लिमिट ऑफ इट। एक बार इन्फ्लेशन शुरू होगी, महंगाई शुरू होगी, तो भाई ये इतनी स्पीड पकड़ लेगी कि भाई ये वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन तक पहुंच जाएगी। क्रीपिंग इन्फ्लेशन गिव्स वे टू गलोपिंग इन्फ्लेशन, पुटिंग द एंटायर इकॉनमी आउट ऑफ द गियर। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में इसको समझाना है तो भाई हल्की सी महंगाई शुरू हुई तो इसका कोई एंड नहीं है। ये इतनी तेज़ी से प्राइसेस बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे कि एक टाइम आएगा जो 10 रुपये की चीज़ है वो 100 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बुरे असर थे जिसकी वजह से हमें ये कहना पड़ रहा है कि भाई इन्फ्लेशन देश की तरक्की के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अच्छी नहीं है। तो हमारा 2 व्यूज़ पॉइंट हैं जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट फेवर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ है, पहले मैंने उसके पॉइंट बता दिए, इसमें मैंने बताया इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ नहीं है। अब आप अपनी नॉलेज के हिसाब से कंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि 2 व्यू पॉइंट्स है, आपने कौन सा फॉलो करना है वो आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं लास्ट टॉपिक लेके आऊँगा इस चैप्टर का, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इधर उधर आपको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।